और देखेंगे कि क्या कुछ चीजें हैं और किस प्रकार से हम इसे आगे लेकर चल सकते हैं, ठीक है ना। तो देखा जाए भाई, सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि जहां पर हम लोग थे, कल हम लोग है ना प्लासी के युद्ध पर थे, याद होगा आपको, है ना, प्लासी के युद्ध पर थे। कल हमने आपको वो परिस्थितियां बताई थी जिन परिस्थितियों में प्लासी का युद्ध हुआ, ठीक है। कल हमने आपको वो परिस्थितियां, वो कंडीशंस बताई थी जिनमें प्लासी का युद्ध हुआ, ठीक है। अब प्लासी का युद्ध किस कंडीशन में हुआ था, तो हमने आपको बताया था कि जिस समय बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला था, थोड़ा सा रिकॉल करिएगा पिछली क्लास को, कि भैया हमने बताया था कि जिस समय बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला था, सिराजुद्दौला के टाइम में, ठीक है, जिस समय बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला था, उसी समय भाई ये 1756 में नवाब बना और 1756 में ही यूरोप में, कहां पर, यूरोप में, ठीक है, क्या हो गया था, सप्तवर्षीय युद्ध शुरू हो गया था अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में, जिसकी वजह से बंगाल में फ्रांसीसियों ने चंद्रनगर की और अंग्रेजों ने कलकत्ता की किलेबंदी करनी शुरू करी। क्या किलेबंदी करनी, और जब सिराजुद्दौला ने मना किया तो फ्रांसीसी तो मान गए लेकिन अंग्रेज नहीं माने, और इस वजह से सिराजुद्दौला को मजबूरन अंग्रेजों पर हमला करना पड़ा, और सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों पर हमला करके कलकत्ता पर अधिकार कर लिया और कलकत्ता से 146 अंग्रेजों को डिटेन करके, गिरफ्तार करके एक काल कोठरी में बंद कर दिया, ठीक है। और जो काल कोठरी, और जिस काल कोठरी में बंद किया गया था, उस काल, वो काल कोठरी बहुत छोटी थी, और उस काल, बहुत छोटी काल कोठरी थी, ठीक है ना, बहुत छोटी काल कोठरी थी, ठीक है। और उस छोटी काल कोठरी, ठीक है, हाँ जी, ठीक, बिल्कुल भैया, गुलाम बाबू दो हुए हैं ना, तो एक बार ध्यान से पढ़िएगा। काल कोठरी साथियों दो थी, ठीक है, दो काल कोठरी थी, सॉरी बहुत छोटी काल कोठरी थी, और यहाँ पर 146 अंग्रेजों को बंद कर दिया गया, तो 123 उसमें से मर गए, केवल 23 जिंदा बचे, ठीक है। तो इस घटना को क्या कहा जाता है भैया, इस घटना को कहा जाता है काल कोठरी या ब्लैक होल की घटना, ठीक है। मतलब आप इसे क्या कह सकते हैं, ब्लैक होल इंसिडेंट कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं साथियों, आप इसे ब्लैक होल इंसिडेंट कह सकते हैं। क्या, ब्लैक होल इंसिडेंट, ब्लैक होल इंसिडेंट, क्या बात है, तो आप इसे ब्लैक होल इंसिडेंट कह सकते हैं। और ये जो ब्लैक होल इंसिडेंट हुआ 1756 में, ठीक है, ये इसका नायक, मतलब इसके बारे में किसने बताया, इसके बारे में किसने बताया, तो भैया ये जो 146 में से 123 मर गए, तो जो 23 जिंदा बचे थे, उन 23 जिंदा बचे लोगों में एक हालवेल था, ठीक है ना। तो एक इसके अनुसार, अकॉर्डिंग टू हालवेल, इसके अनुसार, हालवेल के अनुसार, ठीक है, अकॉर्डिंग टू हालवेल, ठीक है। तो हालवेल के द्वारा इसके बारे में जानकारी दी गई थी, किसके द्वारा, हालवेल के द्वारा, ठीक है ना, हालवेल के द्वारा जानकारी दी गई थी, ठीक है ना, हाँ जी। 1756 की है ब्लैक होल या काल कोठरी की घटना। अब ध्यान दीजिए भाई, यहाँ पर आगे देखिए लिखा कि कलकत्ता का नाम अलीनगर था, ठीक है ना, हाँ, द नेम ऑफ कलकत्ता, ठीक है, हैज बीन चेंज्ड टू अलीनगर, ठीक है ना। हाँ, तो मतलब ये है कि भाई जो कलकत्ता का नाम है उसको क्या कर दिया, चेंज कर दिया, ठीक है। हाँ, मतलब न्यू नेम ऑफ कलकत्ता। कैसे हुआ समझ रहे हैं ना, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, थोड़ा पेशेंस के साथ समझिएगा, ठीक है ना। तो भाई बात समझिए कि काल कोठरी या ब्लैक होल की जो घटना है, वो 146 में से 123 अंग्रेजों के मारे जाने की बात है, ठीक है। जो 23 बचे उसी में से एक हालवेल था, इसने इस घटना के बारे में बताया है, ठीक है। और इस घटना के होने के पहले ही कलकत्ता पर कब्जा कर लिया, तो सिराजुद्दौला ने कलकत्ता से अंग्रेजों को खदेड़ दिया, सिराजुद्दौला ने कलकत्ता से अंग्रेजों को खदेड़ दिया, भगा दिया, कलकत्ता पर कब्जा कर लिया और कलकत्ता का नाम बदलकर क्या कर दिया, अलीनगर कर दिया, ठीक है ना। अच्छा, जब ये घटना साथियों बंगाल में हुई, तो एक स्टोरी के माध्यम से समझिएगा कि जब ये घटना बंगाल में हुई तो जो अंग्रेज बचे खुचे थे वो भागकर कहां चले गए भैया, है ना, जो अंग्रेज बचे खुचे थे वो भागकर कहां चले गए। तो आप समझिए कि भैया ये घटना कहां पर हुई, बंगाल में हुई। तो बंगाल से जो अंग्रेज बचे खुचे थे वो भागकर चले गए कहां, मद्रास चले गए। कहां चले गए, भागकर मद्रास चले गए, ठीक है। कहां पर चले गए, मद्रास चले गए, ठीक है। तो कहां भागकर चले गए, मद्रास चले गए, ठीक है ना, मद्रास, मद्रास चले गए भागकर, ठीक है। तो भाई जब मद्रास गए तो मद्रास में जो अंग्रेज थे उनका खून खोल गए कि हमारे लोगों के साथ बंगाल में इतना बुरा कैसे हो गया, ठीक है। तो जब बंगाल से, कलकत्ता से अंग्रेजों को सिराजुद्दौला ने भगा दिया और ये जो अंग्रेज है वो भागकर मद्रास गए, तो मद्रास से अंग्रेजों ने अपनी बची खुची शक्ति को एकजुट किया और यहां से किसके नेतृत्व में भैया, यहां पर रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेज जो बचे खुचे थे वो निकले और कहां पहुंच गए, बंगाल पहुंच गए, ठीक है। तो भैया जब मद्रास पहुंचे तो मद्रास से रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में जो बचे खुचे वहां पर मतलब जो अंग्रेज थे वो पहुंचे कहां, बंगाल पहुंचे। और बंगाल पहुंचे, बंगाल में भी कहां पहुंचे, कलकत्ता में पहुंचे, क्योंकि कलकत्ता उनकी फैक्ट्री थी जिस पर सिराजुद्दौला ने कब्जा कर लिया था, तो उनको कलकत्ता वापस चाहिए था। तो इस वजह से उन्होंने क्या किया, कलकत्ता पर दोबारा कब्जा कर लिया। कलकत्ता पर अंग्रेजों ने, मद्रास से रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में जो सैनिक गए, अंग्रेजी सैनिक, उन्होंने कलकत्ता पर दोबारा कब्जा कर लिया। लड़कर नहीं, कलकत्ता में नियुक्त किए गए बंगाल के नवाब द्वारा जो भी अधिकारी थे सबको खरीद लिया। समझ, अंग्रेजों के पास पैसे की कोई कमी तो थी नहीं। तो मद्रास से जो रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेजी सैनिक गए कलकत्ता, उन्होंने लड़ाई लड़कर कलकत्ता पर दोबारा कब्जा नहीं किया, बल्कि कलकत्ता में जिसका नाम बदलकर सिराजुद्दौला ने अलीनगर कर दिया था, वहां पर जितने भी सैनिक नियुक्त थे सबको अंग्रेजों ने खरीद लिया। मतलब बिना लड़े अलीनगर पर अर्थात कलकत्ता पर अंग्रेजों का पुनः अधिकार हो गया। और ऐसा होते ही नवाब सिराजुद्दौला समझ गया कि अंग्रेजों से लड़ना ठीक नहीं है, यहाँ तो अपने ही घर में गद्दार बैठे हैं, अंग्रेजों के पास इतना पैसा है कि हमारे अधिकारियों को, हमारे सैनिकों को खरीद लेंगे, तो हमारी तरफ से लड़ेगा कौन। तो इसलिए सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों के साथ समझौता कर लिया। इस वजह से सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों के साथ समझौता कर लिया, जिसे कहा जाता है अलीनगर की संधि, ठीक है ना। हाँ, जिसे यहाँ पर क्या कहा जाता है भैया, यहाँ पर देखेंगे अलीनगर की संधि होगी। कौन सी भैया, अलीनगर की संधि, ठीक है। और ये अलीनगर की संधि साथियों जो हुई है, ठीक है, अलीनगर एग्रीमेंट। अलीनगर एग्रीमेंट क्यों कह रहे हैं इसे, क्योंकि ये कलकत्ता में हुई अलीनगर में, ठीक है ना। तो अलीनगर एग्रीमेंट, और ये जो अलीनगर एग्रीमेंट हुआ, ये जो अलीनगर एग्रीमेंट हुआ, ये किसके किसके बीच हुआ, तो अलीनगर एग्रीमेंट में साथियों एक तरफ तो बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला है, एक तरफ बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला है, ठीक है। एक तरफ कौन है भैया, बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला, ठीक है। एक तरफ दोस्तों बंगाल का नवाब है सिराजुद्दौला, और दूसरी तरफ कौन है भैया, दूसरी तरफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से कौन है, रॉबर्ट क्लाइव। कौन है, रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है ना। हाँ, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी समझिए। तो इस तरह से अलीनगर की संधि हो गई, ठीक है भैया। तो इस बात को समझिए, तो अलीनगर की संधि साथियों सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुई। और अलीनगर की इस संधि के तहत क्या हुआ, अलीनगर की इस संधि के तहत अंग्रेजों को कलकत्ता की किलेबंदी करने का अधिकार मिल गया, ठीक है ना। हाँ जी, बात समझे कि अलीनगर की जो संधि है, या अलीनगर की संधि के तहत अंग्रेजों को कलकत्ता की किलेबंदी करने का अधिकार मिल गया। और दूसरा ये तय हुआ कि नवाब सिराजुद्दौला कभी भी फ्रांसीसियों का साथ नहीं देंगे, फ्रांसीसियों का साथ नहीं देंगे। दो बातें तय हुई अलीनगर की संधि में। एक बात तो यह तय हुई कि अंग्रेज कलकत्ता की किलेबंदी करेंगे, और दूसरा यह तय हुआ कि सिराजुद्दौला अंग्रेजों के दुश्मनों अर्थात फ्रांसीसियों का साथ नहीं देंगे। तो सिराजुद्दौला मान गए, सिराजुद्दौला मान गए, ठीक है। अच्छा, सिराजुद्दौला मान तो गए, लेकिन अंग्रेजों का अभी मन नहीं भरा था, क्योंकि अंग्रेजों के दिमाग में तो सिराजुद्दौला से बदला लेने की ठनी थी, क्योंकि अंग्रेजों के दिमाग में ये था कि हमारे 123 भाइयों को मारा कैसे इसने, हमें तो बदला लेना है। तो अंग्रेजों के दिमाग में बदला लेने की ठनी हुई
हुई थी और अंग्रेज दरअसल में केवल सिराजुद्दौला के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे थे। समय के साथ साथ अंग्रेज सिराजुद्दौला के जितने भी दुश्मन थे उनको अपने साथ मिला रहे थे, धमकाकर, डराकर या पैसा देकर या लालच देकर। समय बीतता गया, अंग्रेज अपनी फील्डिंग लगा चुके थे, है ना? अंग्रेज अपनी फील्डिंग लगभग जब तैयार कर लिए, और क्या फील्डिंग तैयार की? सबसे बड़ी फील्डिंग तो ये तैयार की कि जो सिराजुद्दौला है इसका दामाद था, ठीक है, दामाद मतलब सन इन लॉ, तो इसका जो दामाद था, ठीक है, जिसका नाम था मीर जाफर। क्या नाम था? मीर जाफर, ठीक है। तो ये जो मीर जाफर है ये दामाद भी था और सेनापति भी था, मतलब कमांडर इन चीफ था। तो बंगाल की जो सेना थी, बंगाल की जो सेना थी, उस सेना का कमांडर इन चीफ कौन था? मीर जाफर था। कौन था भैया? मीर जाफर जो है कमांडर इन चीफ था, ठीक है। तो ये सेनापति था। रॉबर्ट क्लाइव ने इसे लालच दिया। रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया? इसे लालच दिया। किस बात का लालच दिया? है ना? रॉबर्ट क्लाइव ने इसे लालच दिया, ठीक है, नवाब बनाने का लालच दिया, है ना? रॉबर्ट क्लाइव ने इसे नवाब बनाने का लालच दिया कि तुम इतने योग्य व्यक्ति हो, पता नहीं कि चढ़ा देता है, तो समझाया गया तुम इतने योग्य व्यक्ति हो, तुम्हें सिराजुद्दौला ने सेनापति बना रखा है, तुम्हें लगता है तुम्हें और बड़े पद पर होना चाहिए। तो मीर जाफर लगा है और बड़ा पद, इससे बड़ा पद कौन सा है? तो बताया गया तुम्हें नवाब बनाऊंगा, नवाब। तो बस मीर जाफर मान गया, नवाब बनाने का लालच, ठीक है, नवाब बनाने का लालच। तो मीर जाफर मान गया, ठीक है, ठीक है, मुझे नवाब बनना है। तो फिर अंग्रेजों ने कहा ठीक है, हम तुम्हें नवाब बना देंगे, लेकिन बदले में हमें क्या मिलेगा? ठीक है ना? हाँ, बदले में हमें क्या मिलेगा? तो मीर जाफर ने कहा जो तुम चाहो अपनी मनमानी करना, ठीक है। फिर क्या था? इसी वजह से साथियों मीर जाफर रॉबर्ट क्लाइव से जाकर मिल गया, और इतना मिला, इस हद तक मिला कि मीर जाफर को क्या कहा गया पता है? मीर जाफर को देखिए क्या कहा गया है? रॉबर्ट क्लाइव का गीदड़ कहा गया। और जब अंग्रेज समझ गए कि बंगाल के नवाब का सेनापति ही हमारे साथ मिल चुका है, ठीक है, ठीक है, जिस सेना का सेनापति हमसे मिल चुका हो उससे लड़ने में कोई दिक्कत नहीं, बड़े आराम से जीत जाएंगे। और इसी के बाद अंग्रेजों ने जबरदस्ती का सिराजुद्दौला के ऊपर, ठीक है, अलीनगर की संधि तोड़ने का आरोप लगाया। अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला के ऊपर अलीनगर की संधि तोड़ने का आरोप लगाया, फ्रांसीसियों का साथ देने का आरोप लगाया और युद्ध की घोषणा कर दी। न चाहते हुए भी सिराजुद्दौला को अब युद्ध के मैदान में जाना ही पड़ा, युद्ध के मैदान में जाना ही पड़ा। और नवाब की सेना मीर जाफर के नेतृत्व में 50,000 सैनिकों के साथ प्लासी के मैदान में जा डटी, ठीक है। तो प्लासी के मैदान में बंगाल की 50,000 सैनिकों की सेना मीर जाफर के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना के सामने खड़ी है, और अंग्रेजी सेना देखने में ऊंट के मुंह में जीरा, क्योंकि बंगाल की सेना 50,000 की और अंग्रेजों की सेना मात्र 3,100 की, और उसमें भी 900 सैनिक केवल अंग्रेज थे, मतलब लगभग 3,100 के आसपास की सेना थी। अंग्रेजों के पास लगभग 3,000 सैनिक थे, उसमें 900 केवल अंग्रेज थे, बाकी के भारतीय थे। आप सोचिए कि मात्र 3,000 अंग्रेज सैनिक, उसमें भी केवल 900 स्पेशल अंग्रेज सैनिक, बाकी भारतीय हैं। वह सेना बंगाल के 50,000 सैनिकों की सेना पर भारी पड़ी। कैसे? युद्ध जैसे शुरू हुआ, बंगाल का जो सेनापति मीर जाफर था जाकर अंग्रेजी खेमे में खड़ा हो गया। मीर जाफर जाकर अंग्रेजी सेना से मिले। अब इतनी बड़ी सेना हो चाहे छोटी सेना हो, जिस सेना का सेनापति दुश्मन के साथ जाकर खड़ा हो जाए, वह सैनिक लड़ेंगे, भाग गए, ज्यादातर भाग गए, और जो रुके वो मारे गए। कहते भारत के इतिहास का एक ऐसा युद्ध था, यह भारत के इतिहास का एक ऐसा युद्ध था जिसको जितने लोग लड़ नहीं रहे थे उतने उससे ज्यादा लोग खड़े होकर देख रहे थे, जैसे रोड पर कोई तमाशा हो रहा हो कि मार रहा है, मार, बहुत मजा मारा, बहुत शानदार, अरे ईट से मार, अरे ये ले, अरे ये लाठी ले से मार, ले बंदूक से मार, ये वाला। खैर, तो 2-2.5 घंटे के युद्ध में सब फाइनल हो गया, ठीक है, 2-2.5 घंटे के युद्ध में सब फाइनल हो गया। सिराजुद्दौला मार दिए गए, ठीक है, सिराजुद्दौला मार दिए गए, ठीक है, और मीर जाफर को बंगाल का अगला नवाब बना दिया गया। और इस प्रकार से आप देखेंगे कि भैया 1757 का जो प्लासी का युद्ध है, 1757 का जो प्लासी का युद्ध है, इसे अंग्रेज एक तरह से समझिए बिना लड़े ही जीत गए, ठीक है, बिना लड़े ही क्या हुए भैया? जीत गए, ठीक है। तो भैया इस युद्ध में जीत के बाद जो सिराजुद्दौला का सेनापति या दामाद मीर जाफर था, ये नवाब बना। इसने अंग्रेजों को ढेर सारा लाभ पहुंचाया, लेकिन जब मीर जाफर अंग्रेजों की सारी लालच पूरी करने में नाकाम रहा, अंग्रेजों की लालच बढ़ती जा रही थी, अंग्रेजों की लालच बढ़ती जा रही, मीर जाफर उसे पूरा करते जा रहा है, ठीक है, मीर जाफर उसे पूरा करता जा रहा है। और जब अंग्रेजों को लगा कि मीर जाफर उनके लालच को पूरा नहीं कर सकता, ठीक है, तो मीर जाफर देता गया, मीर जाफर के बाद एक लिमिट के बाद उसने सोचा कि भाई कितना देंगे, ऐसे तो सब खाली हो जाएगा। तो अंग्रेजों ने मीर जाफर के दामाद मीर कासिम को नवाब बनाना उचित समझा, क्योंकि मीर कासिम से अंग्रेजों को लगा मीर कासिम से ज्यादा फायदा मिलेगा। तो अंग्रेजों ने मीर जाफर को हटाकर मीर कासिम को 1760 में नवाब बना दिया। तो मीर कासिम भी जब तक नवाब नहीं बना था तब तक उसने वही किया जो अंग्रेजों ने कहा, और जैसे ही मीर कासिम नवाब बना इसने रंग दिखाना शुरू कर दिए, और सबसे पहले मीर कासिम ने नवाब बनते ही राजधानी मुंगेर को बना लिया, ठीक है, मतलब इसने अपना कैपिटल क्या किया? इसने अपना कैपिटल साथियों मुंगेर को बना लिया, ताकि क्या हो सके, ताकि साथियों ये कलकत्ता के षड्यंत्र भरे माहौल से दूर रह सके। तो मीर कासिम ने नवाब बनते ही अपनी राजधानी मुंगेर को बना ली। मुंगेर बिहार में पड़ता है, मतलब बंगाल छोड़कर बिहार आ गया। मीर कासिम बंगाल छोड़कर बिहार आ गया, मुंगेर को राजधानी बना ली ताकि अंग्रेजों के षड्यंत्र भरे माहौल से दूर रह सके, और सेना को पुनर्गठित किया, है ना। हाँ, मतलब ये कह सकते हैं कि रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ आर्मी, ठीक है, मतलब सेना को पुनर्गठित किया, और सेना को प्रशिक्षण देने के लिए जर्मन अधिकारी नियुक्त किए, ठीक है, मतलब टू ट्रेन appointed German officers to train his army, तो अपनी सेना को प्रशिक्षित करने के लिए जर्मन अधिकारी नियुक्त किए, ठीक है, अपनी सेना को प्रशिक्षित करने के लिए जर्मन अधिकारी नियुक्त किए, और समरू नामक जर्मन को सेनापति बनाया, ठीक है। तो भैया किसको? भैया समरू, ठीक है। तो समरू को क्या बनाया? समरू को बनाया कमांडर, तो समरू को साथियों अपना कमांडर बनाया, ठीक है, कमांडर इन चीफ, ठीक है, कमांडर इन चीफ बनाया। और मुंगेर में तोड़दार बंदूकों का कारखाना बनाया, बारूद बनाने शुरू किए, है ना, बंदूकें बनाने शुरू की, अपनी सेना को प्रशिक्षण देना शुरू किया, अपनी सेना को मजबूत करना शुरू किया। और जब ये बात अंग्रेजों को पता चली, ये बात अंग्रेजों को पता चली जाएगा, तो जब अंग्रेजों को ये बात पता चली तो उन्होंने सर पकड़ लिया कि हे भगवान ये क्या कर दिया। जब अंग्रेजों को ये बात पता चली तो अंग्रेजों ने सर पकड़ लिया, और तब तक 1763 आ चुका था, तो अंग्रेजों ने आनन फानन में मीर कासिम को हटाकर मीर जाफर को फिर से नवाब घोषित कर दिया 1763 में। क्या मीर जाफर ही ठीक है, ठीक है, जैसे लिख रहे हैं ऐसे लिखिए, सेम एज इट इज।
तो जैसे लिखा है ऐसे आपको नोट बनाना है, इसमें इग्नोर करने वाली बात नहीं, आप इग्नोर कर रहे हो कि ऐसे है ना लिखा है तो इसको क्यों इग्नोर कर रहे हो, ये भी तो लिखा ही है, ठीक है। तो मीर जाफर को पुनः 1763 में नवाब बनाया और इसी मीर जाफर के समय में बक्सर का युद्ध हुआ। याद है बक्सर के युद्ध में मीर जाफर नहीं लड़ा था, मीर कासिम लड़ा। तो ये जो बक्सर का युद्ध है, ठीक है अजी, ये जो बक्सर का युद्ध है भाई, बक्सर के युद्ध के बारे में आपको यहाँ पर समझना है कि सब भाई बक्सर के युद्ध के पहले भी 3 युद्ध हुए। जैसे बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ, ये तो है, लेकिन बक्सर के युद्ध के पहले भी 3 युद्ध हुए, है ना। ये देखिए कटवा का युद्ध, गिरिया का युद्ध और उदयनाला का युद्ध। एक गिरिया का युद्ध 1740 में भी हुआ था, ठीक है ना। हाँ, तो कटवा का युद्ध, गिरिया का युद्ध, उदयनाला का युद्ध 1763 में, एक तरफ मीर कासिम और एक तरफ अंग्रेज, ठीक है ना। तो बैटल ऑफ कटवा, बैटल ऑफ गिरिया और बैटल ऑफ उदयनाला, इंग्लिश मीडियम में लिख लेंगे बैटल ऑफ कटवा, बैटल ऑफ गिरिया, बैटल ऑफ उदयनाला, ऑल आर इन 1763, ठीक है ना। हाँ जी, तो मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच में हुआ। कुछ में मीर कासिम है ना 20 साबित हुआ, कुछ में 19 साबित हुआ, ठीक है। हाँ, तब मीर जाफर को इसलिए हटाया था क्योंकि वो अंग्रेजों की इच्छाएं पूरी नहीं कर पा रहा था, अंग्रेजों की लालच पूरी नहीं कर पा रहा था, तो उनको लगा मीर कासिम पूरा कर देगा। तो मीर कासिम को जब नवाब बना दिया तो मीर कासिम ने खेल कर दिया, तो अंग्रेजों को लगा मीर जाफर ही ठीक था, तो फिर से मीर जाफर को ले आए। तो मीर कासिम ने, ठीक है, कुछ युद्ध लड़े, ठीक है, और जैसा कि आप देख रहे हैं कटवा का युद्ध, गिरिया का युद्ध, उदयनाला का युद्ध, लेकिन मीर कासिम अंततः, ठीक है ना। अच्छा भैया, ठीक है, मीर कासिम अंततः इन युद्धों में अपनी शक्तियां खो देता है। मीर कासिम को अंततः यश इन युद्धों में भारी नुकसान होता है। इस वजह से मीर कासिम अब भाग कर जाता है अवध के नवाब सुजाउद्दौला के पास। मीर कासिम क्या कर रहा है भाई, ये युद्ध लड़ा लेकिन मीर कासिम जीत नहीं पाया अंग्रेजों से, तो अंततः वो कहां चला गया, अंततः मीर कासिम साथियों चला गया अवध के नवाब सुजाउद्दौला के पास। और मीर कासिम की किस्मत अच्छी थी कि मीर कासिम जब अवध के नवाब सुजाउद्दौला से मिलने गया तो वहां पर ऑलरेडी कौन आया हुआ था, मुगल शासक शाह आलम द्वितीय आया हुआ था। बस फिर क्या था, शाह आलम द्वितीय वहीं पर थे, सुजाउद्दौला वहीं पर थे, मीर कासिम भी पहुंच गया, फिर तीनों में हो गई क्या, तीनों में हो गई दोस्ती। ये दोस्ती है हम नहीं तोड़ेंगे, है ना भाई बलाल। तो तीनों में समझिए दोस्ती हो गई और तीनों ने गठबंधन सेना बनाई, ज्वाइंट आर्मी। तीनों ने क्या किया, ज्वाइंट आर्मी बनाई, ठीक है ना। तो तीनों ने साथियों ज्वाइंट आर्मी बनाई और मुगल, अवध और बंगाल की ज्वाइंट आर्मी ने अंग्रेजों के खिलाफ बक्सर के मैदान में युद्ध लड़ा और इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया और इस युद्ध में अंग्रेज बड़े आराम से जीत गए। ये अंग्रेजों की जो जीत थी ये वास्तविक जीत थी, क्योंकि इसमें कूटनीति का सहारा नहीं लिया, इसमें इन्होंने खरीद फरोख्त करके जीत नहीं हासिल की थी। वास्तव में इसमें अंग्रेज लड़े, हालांकि इसमें भी अंग्रेज सैनिक कम ही थे अंग्रेजों की तरफ से, ज्यादातर बंगाल के भारतीय सैनिक थे और उनकी बदौलत यह युद्ध अंग्रेज गठबंधन सेना के खिलाफ जीत गए। और ये गठबंधन सेना, ये मुगल शासक शाह आलम द्वितीय, अवध का नवाब सुजाउद्दौला, ये सब खा पी के तोड़ ताने एकदम मस्त गए, पड़े रहते थे दरबार में। इनको क्या पता कि कैसे युद्ध होता है और कैसे चीजें होती है, लंबे समय से कोई युद्ध तो लड़े नहीं थे, इनको युद्ध का अनुभव नहीं था। अंग्रेजों को युद्ध का अनुभव था, तेज तलवार थे भाई, अपने देश के प्रति, अपनी कंपनी के प्रति ईमानदार थे, बुद्धिमान थे, ठीक है, स्मार्ट थे और उनके पास अत्याधुनिक हथियार थे। और इस वजह से अंग्रेज बक्सर का युद्ध जीत गए। और इस युद्ध में जब अंग्रेज जीत गए तो मीर कासिम तो पहले मारे गए, मीर कासिम मारे गए, तो मीर कासिम मारे गए और शाह आलम द्वितीय और सुजाउद्दौला के साथ अंग्रेजों ने इलाहाबाद की संधि कर ली, ठीक है, इलाहाबाद की संधि कर ली, ठीक है ना। अजी भाई बस फिर क्या, इलाहाबाद की संधि पर अब हम आते हैं। फिर इलाहाबाद की संधि कर ली। अब ये इलाहाबाद की संधि जो हुई इसने सारा खेल खत्म कर दिया। इलाहाबाद की संधि क्या साथियों, इलाहाबाद की संधि, ठीक है, इलाहाबाद की संधि, इलाहाबाद की दो संधियां हैं 1765 में। अब यहाँ ये खेल और कि जब ये बक्सर का युद्ध हो रहा था ना, इस समय रॉबर्ट क्लाइव वापस जा चुका था, ठीक है ना, रॉबर्ट क्लाइव वापस जा चुका था, इस समय रॉबर्ट क्लाइव भारत में था नहीं। तो 1764 में अंग्रेज बक्सर का युद्ध जीते तो अंग्रेजों के पास पूरा मौका था, पूरा मुगल साम्राज्य, पूरा अवध साम्राज्य, पूरा बंगाल साम्राज्य हथिया ले, क्योंकि वो जीते थे। लेकिन अंग्रेज इतने बड़े साम्राज्य पर शासन नहीं करना चाहते थे उस समय अंग्रेज इतने बड़े साम्राज्य पर शासन नहीं करना चाहते थे। तो कुछ लोग पूछेंगे कि सर जब युद्ध जीते थे तो अंग्रेजों ने कब्जा करके शासन करना क्यों नहीं शुरू कर दिया पूरे देश में, ठीक है। तो भैया देखो, अंग्रेजों के पास इतने संसाधन नहीं थे कि वो पूरे देश पर शासन कर सके। और फिर ये भी तो समझिए कि भैया अंग्रेज कौन, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ये एक कंपनी थी और कंपनी का उद्देश्य क्या होता है, पैसा कमाना, मुनाफा। उनको शासन प्रशासन बाद में, पहले पैसा मिलना चाहिए, तुमको पैसे से मतलब था। तो ये युद्ध 1764 में हुआ और इलाहाबाद की संधि 1765 में क्यों हुई, क्योंकि अंग्रेजों में कोई ऐसा समझदार भारत में नहीं था उस समय जो इस समझौते पर आगे बढ़ सके, तो ये समझौता कर सके, ठीक है ना, ठीक है, जो ये समझौता कर सके। इसी वजह से रॉबर्ट क्लाइव को ब्रिटेन से वापस बुलाया गया, ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव को ब्रिटेन से वापस बुलाया गया, ठीक, ब्रिटेन से वापस बुलाया गया और रॉबर्ट क्लाइव ने आकर फिर ये समझौता किया, इलाहाबाद एग्रीमेंट। गजब का खेल हुआ भाई, इलाहाबाद एग्रीमेंट। तो इलाहाबाद एग्रीमेंट है ना, इलाहाबाद एग्रीमेंट दो था, इलाहाबाद का दो एग्रीमेंट हुआ, एक इलाहाबाद के दो एग्रीमेंट हुए, ठीक है, इलाहाबाद के दो एग्रीमेंट। एक एग्रीमेंट हुआ है भाई मुगल, ठीक है, मुगल और किसके बीच में, मुगल और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में, रॉबर्ट क्लाइव मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। और दूसरा किसके साथ हुआ, तो दूसरे में आप देखेंगे दूसरी तरफ भैया कि एक तरफ कौन है, अवध, एक तरफ कौन है, अवध, ठीक है, एक तरफ अवध है और दूसरी तरफ कौन है भाई, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। अब देखिए हुआ क्या, गजब का खेल हुआ। देखिए भाई मुगलों के साथ यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हुआ कि मुगलों ने, ठीक है, मुगलों ने क्या किया, बंगाल, बिहार और उड़ीसा, ठीक है, के दीवानी अधिकार, क्या दीवानी अधिकार, क्या होता है दीवानी अधिकार, दीवानी अधिकार मतलब रेवेन्यू राइट, ठीक है, रेवेन्यू राइट, ठीक है, रेवेन्यू राइट, ठीक है, दीवानी अधिकार मतलब रेवेन्यू राइट, ठीक है। क्या किया, अंग्रेजों को दे दिया, अंग्रेजों को दे दिया, ठीक है, मतलब टैक्स वसूलने का अधिकार अंग्रेजों को दे दिया, ठीक है। अच्छा, बदले में अंग्रेजों ने क्या दिया, बदले में अंग्रेजों ने क्या दिया, तो अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों ने इलाहाबाद, अंग्रेजों ने इलाहाबाद, अंग्रेजों ने इलाहाबाद अवध से लेकर मुगलों को दे दिया, 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 ठीक है ना। हाँ बहुत सही,
अंग्रेजों ने इलाहाबाद अवध से लेकर मुगलों को दे दिया, अंग्रेज विक्रम चंद्र ने। और दूसरी चीज क्या करी? दूसरी चीज मुगलों को पेंशन देना स्वीकार किया, पेंशन देना स्वीकार, ठीक है। अच्छा भाई इधर क्या हुआ? इधर ये हुआ कि अवध ने क्या किया? एक तो ये चीज हुई कि अंग्रेजों ने इलाहाबाद किससे लिया? अंग्रेजों ने ये जो इलाहाबाद लिया ये अवध से लिया। मतलब अंग्रेजों की चालाकी देखिए कि इलाहाबाद अवध से लेकर मुगलों को दे दिया और बदले में अवध को क्या दिया? अवध ने क्या किया? अब यहां लिख लेते हैं गिवन इलाहाबाद टू ब्रिटिशर्स, मतलब इलाहाबाद अंग्रेजों को दे दिया, ठीक है। वो चीज यहां पे लिखी है हिंदी में, तो वही चीज आप यहां पे लिख सकते हैं, इलाहाबाद अंग्रेजों को दे दिया। तो अवध ने इलाहाबाद अंग्रेजों को दे दिया, गिवन इलाहाबाद टू ब्रिटिशर्स, है ना, इलाहाबाद अंग्रेजों को दे दिया। दूसरा अंग्रेजी संरक्षण स्वीकार कर लिया, अंग्रेजी या यूज कह लीजिए अंग्रेजों को अवध में टैक्स फ्री व्यापार करने की अनुमति, टैक्स फ्री व्यापार की इजाजत या अनुमति, टैक्स फ्री व्यापार की अनुमति, ठीक है। तो दो चीजें हुई, एक तो अवध ने इलाहाबाद अंग्रेजों को दे दिया और दूसरा अंग्रेजों को अवध में टैक्स फ्री व्यापार करने की अनुमति मिली, टैक्स फ्री बिजनेस। इधर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अवध की सुरक्षा की गारंटी ली, ले भैया अवध की सुरक्षा की गारंटी, अवध की सुरक्षा की गारंटी। और इसके लिए अवध में ब्रिटिश सेना, ब्रिटिश आर्मी डिप्लॉय कर दी, तैनात कर दी। ब्रिटिश आर्मी क्या कर दी? डिप्लॉय कर दी, मतलब तैनात कर दी, ये है, ठीक है। हाँ तो लेकिन क्या ही अंग्रेज घुमा रहे थे, इलाहाबाद जमाने में मुगलों का ही था, फिर अवध के पास चला गया, फिर अवध ने उठाकर अंग्रेजों को दे दिया, अंग्रेजों ने उठाकर मुगलों को दे दिया, यही सब बकलोली चलती रही। फिलहाल किसी को थियरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, मतलब थियरी टाइप का, तो जो हमने लिखा है उसी चीज को यहाँ पर थियरी पॉइंट में लिखा है, तो किसी को ऐसे लिखना है तो लिख सकता है। देखिए लिखा ना इलाहाबाद की पहली संधि रॉबर्ट क्लाइव तथा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के बीच हुई। शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार प्रदान किए, बदले में अंग्रेजों ने इलाहाबाद अवध से लेकर मुगलों को दे दिया, वही पॉइंट है जो वहां लिखा, ठीक है ना। तो याद है शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेजों को बंगाल, बिहार, उड़ीसा के दीवानी अधिकार दिए, बदले में अंग्रेजों से इलाहाबाद प्राप्त किया। और क्या हुआ? मुगल सम्राट ने अंग्रेजों द्वारा दी जाने वाली पेंशन को स्वीकार कर दिया। अगली बात फिर इलाहाबाद की दूसरी संधि रॉबर्ट क्लाइव और अवध के नवाब सुजाउद्दौला के बीच हुई। कंपनी को अवध में कर मुक्त व्यापार करने की अनुमति मिल गई, कंपनी को अवध में टैक्स फ्री व्यापार करने की अनुमति मिल गई, ठीक है। और क्या हुआ? सुजाउद्दौला ने युद्ध की क्षतिपूर्ति के लिए अंग्रेजों को 50 लाख रुपए दिए। गजब बकलोली चल रही है। अवध के नवाब के खर्च पर अवध में एक ब्रिटिश सेना रखी गई, ठीक है। और चुनाव पर अंग्रेजों का आधिपत्य स्वीकार कर लिया गया। हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा है, ये थोड़ा और डिटेल में है, थोड़ा दो पॉइंट और ज्यादा है, हालांकि बहुत जरूरत है नहीं इसकी, ठीक है। अच्छा भैया बक्सर के युद्ध का प्रभाव क्या पड़ा? बक्सर के युद्ध का प्रभाव, तो बक्सर के युद्ध का प्रभाव नंबर 1 मुगल शासक तथा अवध के नवाब अंग्रेजों पर आश्रित हो। तो बक्सर के युद्ध का प्रभाव क्या है कि जो मुगल शासक थे और जो अवध के नवाब थे, दो के दोनों अंग्रेजों पर आश्रित हो गए, मतलब कि अंग्रेजों के हिसाब से चीजें लेकर चले, ठीक है। मुगल अंग्रेजों के पेंशन भोगी बन गए, मुगल अंग्रेजों के पेंशन भोगी बन गए। तो मुगल रूलर्स एंड द नवाब ऑफ अवध बिकम डिपेंडेंट ऑन द ब्रिटिशर्स, द मुगल्स बिकम पेंशनर ऑफ द ब्रिटिश। आगे बंगाल के नवाब भी अंग्रेजों पर आश्रित हो गए, बिल्कुल। तो भैया बक्सर के युद्ध के बाद जो इलाहाबाद की संधि हुई उससे ये हुआ कि भैया बंगाल, मुगल और अवध तीनों अंग्रेजों पर आश्रित हो गए, तीनों क्या हो गए? अंग्रेजों पर आश्रित हो गए। बंगाल में द्वैध शासन प्रारंभ हो गया, द्वैध शासन पर आगे कभी बात करेंगे। अंग्रेज बंगाल के वास्तविक शासन बन गए, अर्थात बंगाल में अंग्रेजी प्रभुत्व की स्थापना हुई, ये तो पहले ही बताया, ठीक है ना, ये पहले ही बताया था। अच्छा तो जिस प्रकार से यहाँ हमने आपको बता दिया कि बक्सर के युद्ध का क्या प्रभाव रहा, इफेक्ट ऑफ बैटल ऑफ बक्सर, ठीक है, वैसे ही यहाँ पर है ना ये भी देख लीजिए इफेक्ट ऑफ बैटल ऑफ प्लासी, ठीक है। तो प्लासी के युद्ध का क्या प्रभाव था? बंगाल की राजनीति पर अंग्रेजी नियंत्रण कायम हो गया, बंगाल में अंग्रेजी, ये सब देखो, ये सब औपचारिकता है कि हम आपको बता रहे हैं कि देखो प्लासी के युद्ध का प्रभाव क्या है, ये दो लाइन लिखिए, ये आप समझ मोदी से यही तो समझा रहा हूँ। और अभी भी इसको लिखना पड़े तो फिर बेकार है पढ़ाना। ये तो आपको बताया डे 1 से कि भैया प्लासी के युद्ध से क्या हुआ, भारत में अंग्रेजी प्रभुत्व शुरू हुआ, अंग्रेजी शासन की नींव पड़ी, अंग्रेजी राजनीति यहाँ पर मजबूत हुई। और बक्सर के युद्ध से क्या हुआ? अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित हुआ या ब्रिटिश शासन स्थापित हुआ। तो स्थापित शब्द पूछे तो बक्सर के युद्ध से हुआ, नींव शब्द पूछे, शुरुआत शब्द पूछे तो प्लासी के युद्ध से हुआ। तो प्लासी के युद्ध से नींव पड़ी और बक्सर के युद्ध से स्थापना हुई किसकी? ब्रिटिश शासन की। और अगर ब्रिटिश प्रभुत्व की बात करें, प्रभुत्व मतलब प्रभाव होता है, तो प्लासी के युद्ध से ब्रिटिश प्रभुत्व शुरू हुआ और बक्सर के युद्ध से स्थापित हुआ। तो कॉमन सेंस की ये बात है, इसमें बहुत परेशान नहीं होना है। अच्छा अब क्या है? बक्सर के युद्ध के बाद तो कुछ बचा ही नहीं, तो फिर क्या बचा? मीर जाफर के बाद अगला नवाब बनाया गया किसको? नजमुद्दौला। अगला नवाब बनाया गया नजमुद्दौला। नजमुद्दौला अंग्रेजी संरक्षण प्राप्त पहला नवाब। अगर आपसे पूछे कि अंग्रेजी संरक्षण प्राप्त बंगाल का पहला नवाब तो नजमुद्दौला, फर्स्ट नवाब ऑफ बंगाल, ठीक है, हु इज गॉट मतलब सिक्योरिटी फ्रॉम ब्रिटिशर्स, ठीक है। तो भाई अंग्रेजों की सिक्योरिटी प्राप्त, अंग्रेजों का संरक्षण प्राप्त बंगाल का पहला नवाब नजमुद्दौला था और उसके बाद मुबारकुद्दौला अंतिम नवाब। बंगाल के नवाबों का तो वो हाल हुआ, अवध के बारे में अगले सेशन में पढ़ेंगे। बंगाल के नवाबों का तो वो हाल हुआ कि बेचारे ना घर के रहे ना घाट के, जी हाँ, केवल आपसी लड़ाई। इतिहास गवाह है जब जब आपसी लड़ाई हुई है तब तब विदेशियों का फायदा हुआ है और खुद का नुकसान हुआ है, और ये आज भी हो रहा है देश में। आप देख रहे होंगे विभिन्न राजनीतिक पार्टियां करती हैं। भाई आप देखिए ना, बंगाल के नवाबों की स्थिति एक टाइम पर ऐसी हो गई कि शाही खजाने खत्म हो गए। जो शाही महल थे, जो शाही बर्तन थे जिसमें खाते पीते थे सोने के चांदी के बर्तन, उन बर्तनों को बेचकर अपने अधिकारियों को, अपने सेवकों को पेमेंट देना पड़ा। मतलब हालत इतनी खस्ता हाल कि खाने के लिए दर भिखारी जैसे भटकते हैं, वो वाला हाल हो गया। क्या मिला? इतिहास क्यों पढ़ना जरूरी है? इसीलिए पढ़ना जरूरी है ताकि आपको ये पता चले और आपको बार बार पता चलता है। जब जब आपसी रंजिश हुई, जब जब आपस में एकता नहीं रही, जब जब आपस में हम लड़े, तब तब हमारा नुकसान हुआ, विदेशियों का फायदा। ठीक है, तो फिलहाल बंगाल की कहानी को यहाँ पर समाप्त करेंगे। अगले सेशन में जब आपसे मुलाकात होगी तो अवध पर बात होगी। अगले सेशन में जब मुलाकात होगी तो अवध पर बात होगी। आप में से जिनके पास भी डाउट्स वगैरह हो, आप अपने डाउट्स हमारे हेल्पलाइन नंबर पर भेज दीजिएगा। कल सैटरडे है तो आपके डाउट्स हम क्लियर करा देंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में और आपका अवध वाला जो मामला है उसको पढ़ते हैं। ठीक है, कोशिश करेंगे कुछ आपकी एक्स्ट्रा क्लास वगैरह ले पाए तो ले ले, ताकि आपका सिलेबस थोड़ा जल्दी हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं।
चलो भाई एक बार कमेंट करके बताइएगा कि अब ठीक है माइक द वॉइस। तो भैया चलिए, गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून सभी को। ठीक है, तो हम लोग साथियों क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे बंगाल। लास्ट टाइम हम लोगों ने बंगाल पढ़कर खत्म किया था। अब देखिए हम मॉडर्न हिस्ट्री में जो पढ़ रहे हैं, पहला चैप्टर हमने पढ़ा यूरोपीय कंपनियों का आगमन, मींस एडवेंट ऑफ यूरोपियन कंपनीज कह सकते हैं। इसके बाद हम बंगाल के बारे में पढ़ चुके हैं। अब आज हम पढ़ेंगे अवध और मैसूर के बारे में। किसके बारे में? अवध और मैसूर के बारे में पढ़ेंगे। और इसके साथ ही ये वाला टॉपिक कंप्लीट जब होगा तो हम अगले टॉपिक पर आएंगे, भारत में शिक्षा के विकास पर। ठीक है, उस टॉपिक पर फिर हम आएंगे। तो चलिए देख लिया जाए उत्तर मुगल कालीन राज्यों के संस्थापक। देखिए अगर आप देखेंगे तो उत्तरवर्ती मुगल काल में, उत्तरवर्ती मुगल काल का मतलब समझ रहे हैं ना, पोस्ट मुगल पीरियड की बात हो रही है, पोस्ट मुगल पीरियड की बात हो रही है। पोस्ट मुगल पीरियड या इसको हम जो कहते हैं उत्तरवर्ती मुगल काल, ठीक है ना, उत्तरवर्ती मुगल काल। तो इसका मतलब होता है कि वह टाइम जब मुगलों का पतन धीरे धीरे हो रहा था। ठीक है ना, तो मुगल पीरियड के अंतर्गत वह समय जब धीरे धीरे मुगलों का पतन हो रहा था, धीरे धीरे मुगलों का डिक्लाइन हो रहा था। तो मुगलों का जो पतन हो रहा था, मुगलों का डिक्लाइन हो रहा था, तो जैसे जैसे मुगल पतन की ओर बढ़ रहे थे, पतन उनका होता जा रहा था, डिक्लाइन होता जा रहा था, वैसे वैसे मुगल साम्राज्य से धीरे धीरे एक एक करके विभिन्न जो राज्य है वो भी अलग होते जा रहे थे, अपने आप को स्वतंत्र करते जा रहे थे। जैसे कहीं बंगाल बना, कहीं हैदराबाद, कहीं अवध, कहीं भरतपुर, कहीं और मैसूर वगैरह। ठीक है, तो धीरे धीरे करके उत्तरवर्ती मुगल काल में ये चीज आपको दिमाग में रखनी है कि जैसे जैसे मुगल पतन की ओर बढ़ते गए वैसे वैसे उनका साम्राज्य छोटा होता गया और क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ, जिसमें बंगाल, अवध, हैदराबाद, मैसूर, ठीक है, बंगाल, ये सब प्रमुख है। ठीक है ना, अच्छा, जिनमें से सबके बारे में पढ़ना नहीं है। अगर हम सबके बारे में पढ़ेंगे तो वो सिविल लेवल की तैयारी हो जाएगी, तो हमें सबके बारे में नहीं पढ़ना है, उतना ही पढ़ना है जहां से पेपर में क्वेश्चन आता है। ठीक है ना, अगर फिर भी कहीं से भूले भटके ऐसा कोई क्वेश्चन पेपर में आ जाता है जो आपने नहीं पढ़ा है तो उसमें परेशान नहीं होना है। आप तैयारी रेलवे की कर रहे हैं, आप तैयारी यूपीएससी की नहीं करना। ठीक है, कि आप हर क्वेश्चन को करके आएंगे। वैसे भी हर क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं होती है, सिलेक्शन लेने के लिए कुछ क्वेश्चन तो छूटते हैं। ठीक है, खैर देखिए, तो बंगाल के बारे में बात कर चुके हैं। बंगाल में स्वतंत्र राज्य की स्थापना मुर्शिद कुली खान ने की। ये वाली डेट आपको अलग अलग जगहों पर अलग अलग मिल सकती है। ये डेट, ठीक है ना, डेट थोड़ी बहुत 2-4 साल का डिफरेंस आपको अलग अलग बुक में देखने को मिल सकता है, क्योंकि एग्जैक्ट टाइम पीरियड किसी बुक में नहीं लिखा है। फिलहाल आपको जो याद करना है वो डेट नहीं याद करनी है, आपको याद करना है क्या कि बंगाल के हिसाब से पेपर में क्वेश्चन क्या पूछेगा कि बंगाल में स्वतंत्र राज्य का संस्थापक कौन हुआ, तो आप बताएंगे मुर्शिद कुली खान। हैदराबाद में स्वतंत्र राज्य का संस्थापक कौन हुआ, तो चिन किलीज खान। कई बार पूछा गया है कि हैदराबाद में स्वतंत्र राज्य का संस्थापक कौन था, तो आप बताएंगे निजामुल मुल्क या फिर चिन किलीज खान। कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि पूछा गया है कि निजामुल मुल्क आसफ जहां का वास्तविक नाम क्या था। ठीक है, निजामुल मुल्क आसफ जहां का वास्तविक नाम, रियल नेम क्या था। ये है कि भरतपुर वाला भी पूछा गया है कि भरतपुर में किसके द्वारा 18वीं सदी में स्वतंत्र राज्य स्थापित किया गया, चूड़ामणि के द्वारा। कर्नाटक वाला भी पूछा गया है, अवध वाला भी पूछा गया है। बाकी तो इसमें ऐसा कोई नहीं है जो पूछा गया हो। हाँ, हैदर अली वाला तो अलग से पूछा ही जाता है। तो इसमें आप देखेंगे कि भैया जयपुर, रुहेल और कंग्रेस पठान वाला अगर आप छोड़ दीजिए तो लगभग सारे ही किसी न किसी एग्जाम में देखने को मिले हैं, पूछे गए हैं। ये आपको याद करने की जरूरत है, ये आपको याद करने की जरूरत है। ठीक है ना, अच्छा, तो ये तो आप भाई याद रखिएगा कि किसके द्वारा स्थापना की गई। हिंदी इंग्लिश बोथ लैंग्वेज में अवेलेबल है, तो आपको एज इट इज याद कर लेना है। अब हमारी बात समझिए कि हम आपको बताने जा रहे हैं किसके बारे में, अवध के बारे में बताने जा रहे हैं। किसके बारे में बात करने जा रहे हैं भैया? अवध के बारे में बात करने जा रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा और उसका नोट्स बनाने का प्रयास करिएगा। ठीक है भैया, तो ये आप एक फ्लो चार्ट अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, किसका भैया? अवध का। ठीक है, तो आइए देखते हैं और समझते हैं, जानते हैं कि क्या कुछ। तो अवध के बारे में यहाँ पर मेंशन की गई जो बातें हैं आपको एज इट इज नोट करनी है। क्या कि भाई हम बात कर रहे हैं किसकी? हम बात कर रहे हैं साथियों अवध की। किसकी बात कर रहे हैं? ठीक है, अवध की बात कर रहे हैं। किसकी? अवध की बात कर रहे हैं। संस्थापक कौन था अवध में स्वतंत्र राज्य का? सआदत अली खान, या जिसे बुरहानुल मुल्क के नाम से भी जाना जाता है। सआदत अली खान, जिसे बुरहानुल मुल्क के नाम से भी जाना जाता है। अगली बात क्या है कि राजधानी क्या थी इनकी? तो शुरू में इनकी राजधानी थी फैजाबाद। ठीक है, शुरू में राजधानी क्या थी? फैजाबाद। ठीक है, और आगे चलकर राजधानी क्या हो गई? लखनऊ। तो फैजाबाद है ना, फैजाबाद राजधानी किसने बनाई थी? अवध के संस्थापक सआदत खान के द्वारा, जिसे बुरहानुल मुल्क भी कहा जाता है, इनके द्वारा फैजाबाद को राजधानी बनाई गई। फिर राजधानी फैजाबाद रही काफी समय तक, जिसे अब हम अवध कहते हैं। फिर आगे चलकर आसफुद्दौला हुए, जिन्होंने राजधानी फैजाबाद से हटाकर लखनऊ को बना ली। ठीक है भैया, ये भी पूछा जाता है। आगे सआदत खान ने नादिर शाह को दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए प्रेरित किया। ठीक है ना, सआदत खान इंस्पायर्ड नादिर शाह टू अटैक ऑन दिल्ली। ठीक है ना, तो सआदत खान कौन है? संस्थापक है इस वंश का, मतलब अवध राज्य का, और इसने यहाँ तक कि नादिर शाह को भी दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए, ठीक है, प्रेरित किया। और आप समझ सकते हैं कि ऐसा क्यों किया होगा। ऐसा दो वजहों से किया। एक तो नादिर शाह से थोड़ी सी दोस्ती हो जाए ताकि वो अवध पर आक्रमण ना करे, और दूसरा जो है क्या हो जाए? दूसरा ये हो जाए कि अवध कमजोर पड़ जाए, मुगल कमजोर पड़ जाए ताकि अवध मजबूत हो जाए। आगे बात करेंगे तो साथियों सुजाउद्दौला जो इस वंश का एक प्रतापी राजा है, तो सुजाउद्दौला पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली के साथ था। ठीक है ना, मतलब अवध के राजाओं ने कहीं ना कहीं विदेशी आक्रमणकारियों का साथ दिया। अभी हम इंग्लिश में भी मेंशन करते हैं, पहले समझ लीजिए। सुजाउद्दौला पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली का साथ देता है मराठों के खिलाफ। क्यों? क्योंकि अवध और मराठों के बीच के जो संबंध थे वो बेहतर नहीं थे। ठीक है ना, अच्छा भैया, ठीक है। अगली बात है सुजाउद्दौला बक्सर का युद्ध हारा और 1765 में अंग्रेजों से इलाहाबाद की संधि की। ठीक है, तो अवध का नवाब सुजाउद्दौला, जो ये वही सुजाउद्दौला है जो पानीपत के तीसरे युद्ध में, ठीक है, मराठों के खिलाफ अफगानों के साथ था। वही सुजाउद्दौला बक्सर का युद्ध हारता है और 1765 में अंग्रेजों के साथ इलाहाबाद की संधि होती है। अवध में आप देखेंगे जो बड़ा इमामबाड़ा और रूमी या तुर्किश गेट है लखनऊ में, वासुदौला ने बनवाया है। और इस अवध राज्य का अंतिम नवाब वाजिद अली शाह है, जिसके समय में 1856 में अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हो गया। तो ये मोटी मोटा आपके दिमाग में अवध के बारे में एक आउटलाइन बननी चाहिए। अभी हम डिटेल भी इसकी करेंगे। क्या दिमाग में आना चाहिए कि अवध राज्य का संस्थापक सआदत खान था, जिसे बुरहानुल मुल्क भी कहते हैं। अगली बात कि प्रारंभ में इसकी राजधानी फैजाबाद थी, फिर आसफुद्दौला ने लखनऊ को राजधानी बनाई। ठीक है, इस वंश के संस्थापक सआदत खान ने नादिर शाह का भी साथ दिया था और उसे दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए प्रेरित किया था उकसाया। ठीक है, इसी वंश के नवाब सुजाउद्दौला ने पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों के खिलाफ अफगानों का साथ दिया था। और इसी सुजाउद्दौला का बक्सर के युद्ध में हाल बुरा हुआ, जिसके बाद 1765 में इलाहाबाद की संधि के तहत अवध को अंग्रेजों की सहायक संधि टाइप की जो नीतियां थी, जो एक तरह से संधि थी, समझौते थे, उसे मानना पड़ा। और 1765 से अवध अंग्रेजों के इनडायरेक्ट कंट्रोल में आ गया। अवध के नवाब नाम के नवाब रह गए, जो भी चीजें होती थी वो अंग्रेजों के अकॉर्डिंग चलती थी। ठीक है, यही सुजाउद्दौला आगे, अच्छा ये सुजाउद्दौला तो ठीक है, यही इसमें से एक आसफुद्दौला है जिसने लखनऊ को राजधानी बनाई थी। तो मैं केवल लखनऊ को राजधानी बनाई आसफुद्दौला ने, बल्कि यहाँ पर कई चीजों का निर्माण कराया, जैसे बड़ा इमामबाड़ा और तुर्की से या रूमी गेट, जो कि लखनऊ में स्थित है। ठीक है, अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह के समय में अंग्रेजों ने अवध को हड़प लिया। ठीक है, तो ये चीज, हाँ पहला पेज है यहाँ। ठीक है, हैदराबाद में स्वतंत्र राज्य का संस्थापक बच्चा यही था, निजामुल मुल्क आसफ जहां, जिसका वास्तविक नाम है चिन किलीज खान। उसमें कोई बट नहीं है, उसमें कोई डाउट न रखो। ठीक है, अब चलो इसको इंग्लिश में भी मेंशन कर देते हैं। दोनों पेज बताते दिखाते और बताते चलेंगे, आप लिखते चलिएगा। ठीक है, हम किसकी बात कर रहे हैं? हम भाई बात कर रहे हैं अवध की। किसकी बात कर रहे हैं दोस्त? हम बात कर रहे हैं अवध की। ठीक है, तो अवध में जैसा कि हमने पहली चीज कहा कि भैया अवध में स्वतंत्र राज्य का फाउंडर कौन? तो फाउंडर हो जाएगा साथियों कौन?
जाएगा सआदत खां। कौन? सआदत खां। ठीक है, सआदत खां, सआदत खां। ठीक है, सआदत खां को हम और क्या कहते हैं? तो सआदत खां जो कि इस वंश का संस्थापक है, इसे बुरहानुल मुल्क भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बुरहानुल मुल्क, बुरहानुल मुल्क भी कहा जाता है। ठीक है, बुरहानुल मुल्क भी कहा जाता है। राजधानी की बात करें तो राजधानी अर्थात कैपिटल। ठीक है, राजधानी अर्थात कैपिटल की बात करें भैया तो इसमें स्पष्ट ध्यान रखिए कि शुरू में राजधानी क्या थी? फैजाबाद थी। ठीक है, शुरू में फैजाबाद थी, आगे चलकर क्या हो गई? लखनऊ हो गई। ठीक है ना, लखनऊ हो गई। किसने बनाई? तो भैया ये राजधानी बनाई गई थी किसके द्वारा? तो सआदत खां के द्वारा या बुरहानुल मुल्क के द्वारा। ठीक है ना, बुरहानुल मुल्क के द्वारा। ठीक है ना, बुरहानुल मुल्क। और जो राजधानी परिवर्तन है वो किसके द्वारा किया गया भैया? वो किया गया आसफुद्दौला के द्वारा। किसके द्वारा? आसफुद्दौला। ठीक है, आसफुद्दौला के द्वारा किया गया। ठीक बात है। अच्छा, अगली बात क्या है? अगली बात यहाँ पर बताइए कि भैया इस वंश का जो संस्थापक है सआदत खां, इस वंश का संस्थापक जो है सआदत खां या बुरहानुल मुल्क। कौन? बुरहानुल मुल्क जो है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि बुरहानुल मुल्क क्या करता है? बुरहानुल मुल्क, ठीक है, इंस्पायर्ड, ठीक है ना, इंस्पायर्ड, बुरहानुल मुल्क इंस्पायर्ड नादिर शाह, नादिर शाह टू अटैक ऑन दिल्ली, टू अटैक ऑन दिल्ली। दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए नादिर शाह को उकसाया, दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए नादिर शाह को उकसाया। ठीक है ना, हाँ जी। इसी प्रकार से इमामबाड़ा क्या होता है? किसी दिन लखनऊ घुमाओ, पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। ठीक है, अब देखो क्या अगली बात क्या है? अगली बात आप यहाँ पर देखेंगे तो ये पानीपत के तीसरे युद्ध में, ये सुजाउद्दौला की बात दो बातें करनी है। ये पानीपत के तीसरे युद्ध में अफगानों का साथ दिया था और बक्सर युद्ध में हारा था। ठीक है, तो भैया किसकी बात कर रहे हैं हम? सुजाउद्दौला की। तो सुजाउद्दौला की हम बात करते हैं तो सुजाउद्दौला के बारे में दो बातें लिख लीजिए, एक बात इधर, एक बात इधर। ठीक है ना, हाँ जी। मतलब कह सकते हैं कि सपोर्टेड अफगान बैटल ऑफ पानीपत। ठीक है, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। तो पानीपत के तीसरे युद्ध में इसने क्या किया? अफगानों का सपोर्ट किया। अगली बात क्या है? अगली बात ये है कि भैया पानीपत के तीसरे युद्ध में सपोर्ट किया। ठीक है ना, डिफीटेड बाय ब्रिटिशर्स, डिफीटेड बाय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन द बैटल ऑफ बक्सर, इन द बैटल ऑफ बक्सर। ठीक है, बक्सर के युद्ध में। ठीक है, और फिर और क्या जानिए भाई? अगर हम देखें लखनऊ में, ठीक है, लखनऊ में दो चीजें, एक बड़ा इमामबाड़ा, क्या भैया? एक बड़ा इमामबाड़ा। ठीक है, एक बड़ा इमामबाड़ा। ठीक है, हाँ, बड़ा इमामबाड़ा। और एक यहाँ पर आप देखेंगे रूमी गेट। ठीक है, बड़ा इमामबाड़ा और रूमी गेट, ये दो चीजें हैं जो किसने बनवाई थी? जो बनवाई थी भैया आसफुद्दौला ने। किसने बनवाई थी? आसफुद्दौला के द्वारा इसे बनाया गया। ठीक है, किसके द्वारा बनाया गया? तो आसफुद्दौला के द्वारा इसे बनाया गया। ठीक है, आसफुद्दौला के द्वारा बनाया गया। और इस वंश का जो लास्ट नवाब हुआ, लास्ट नवाब, ठीक है, लास्ट नवाब जो हुआ वो कौन था भैया? वाजिद अली शाह। कौन? वाजिद अली शाह। ठीक है, वाजिद अली शाह। तो वाजिद अली शाह है ना अंतिम नवाब हुए। ठीक है ना, वाजिद अली शाह अंतिम नवाब हुए। और कह सकते हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, कॉन्क्वायर, या जो कह सकते हैं कि मर्ज कर लिया एक तरह से, मर्ज अवध इन ब्रिटिश एम्पायर, इन ब्रिटिश एम्पायर इन 1856। 1856 में अंग्रेजों ने क्या किया? अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला दिया। ठीक है ना, हाँ जी। तो देखिए भैया इतनी बातें हैं, ठीक है, जो आपको अवध के बारे में बेसिकली याद करनी है। ठीक है, हाँ, अवध के बारे में बेसिकली इतनी बातें कम से कम आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, एक तो सआदत खां बुरहानुल मुल्क के बारे में जो कि संस्थापक है, और दूसरा नादिर शाह को दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए प्रेरित किया है, और तीसरा इसने भाई फैजाबाद को राजधानी बनाई है। अगली बात आसफुद्दौला के बारे में क्या क्या पता होना चाहिए कि आसफुद्दौला ने लखनऊ को राजधानी बनाई है, बड़ा इमामबाड़ा और रूमी गेट लखनऊ में बनवाया है। ठीक है, अगली बात सुजाउद्दौला के बारे में क्या क्या जानकारी होनी चाहिए कि पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली अर्थात अफगानों का साथ दिया है, और दूसरा 1765 में अंग्रेजों के साथ इलाहाबाद की संधि करनी पड़ी है क्योंकि बक्सर के युद्ध में हार गया था। अगली बात याद करिए कि अवध का अंतिम नवाब वाजिद अली शाह है जिसके समय में अंग्रेजों ने अवध को हड़प लिया। ठीक है भैया, इतनी बातें आपको याद रखनी। अब देखिए क्या है इसके बाद का जो मामला है उसको मैं आपको पीपीटी के माध्यम से समझाता हूँ। ठीक है ना, देखिए एक एक करके। तो पहला भाई अवध की हम बात कर रहे हैं, पहला नवाब कौन है? बुरहानुल मुल्क अर्थात सआदत खां। जितना इंपॉर्टेंट है उस पर हम टिक करते चलेंगे, स्टार लगाते चलेंगे, उसको आप जरूर नोट कर लेंगे। ठीक है ना, देखिएगा तो भैया क्या है? बुरहानुल मुल्क या सआदत खां, बुरहानुल मुल्क या सआदत खां अवध के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक। पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, राजधानी फैजाबाद इंपॉर्टेंट है। नादिर शाह को दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए प्रेरित किया, और नादिर शाह के दिल्ली बुलाने पर नहीं गया और विष खाकर आत्महत्या कर ली। इतनी बातें इंपॉर्टेंट है, हिंदी वाली भी और इंग्लिश वाली। ठीक है ना, तो नॉर्मल बातें तो आप जानते हैं कि ठीक है अवध का संस्थापक है, ठीक है, फैजाबाद को राजधानी बनाई, दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए। ये वाला मामला मजेदार है, बहुत मजेदार क्यों है? क्योंकि पहले तो सआदत खां क्या करता है? नादिर शाह को दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए उकसाता है कि आक्रमण करो, आक्रमण करो। ठीक है, और आप कहोगे क्या कहकर उकसाया? तो दरअसल में सआदत खां ने नादिर शाह से ये कहा कि दिल्ली पर आक्रमण करो, 1 करोड़ मिले, तकरीबन 1 करोड़ तुम्हें मिलेगा, तुम आक्रमण करो, मेरी बात मानो। ठीक है ना, अरे मेरी बात मानो, क्या करो? आक्रमण करो। ठीक है ना, मेरी बात मानो, आक्रमण करो। ठीक है, तो इस वजह से ये चीज, ठीक है, और वो आक्रमण कर देता है। लेकिन जब नादिर शाह दिल्ली में खूब लूटपाट कर देता है, जब नादिर शाह दिल्ली में खूब लूटपाट कर देता है और इनको बुलाता है तो ये बेचारे मारे शर्म जाते नहीं है। ठीक है, और जहर खाकर आत्महत्या कर लेते हैं। ठीक है, बाकी मामला इसमें कुछ और भी था, लेकिन क्या ही मतलब है उसकी गहराई में जाने का कि क्या और मामला था। ठीक है, अब देखिए और भैया यहाँ पर बात करने जा रहे हैं इसके बाद अगले नवाब की, जिसका नाम है क्या? सफदरजंग। ठीक है, सफदरजंग मोहम्मद शाह ने इसे अवध का नवाब नियुक्त किया। ये मोहम्मद शाह कौन है जो अवध का नवाब इसे नियुक्त करेगा? मोहम्मद शाह रंगीला मुगल शासक है। मोहम्मद शाह रंगीला कौन है? मुगल रूलर है, मुगल शासक है। तो मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला के द्वारा, ठीक है, सफदरजंग को अवध का नवाब नियुक्त किया गया। जी हाँ, और देखिए ये अहमद शाह कौन है? ये भी तो मुगल शासक है। देखिए जब मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला था तो उसने सफदरजंग को अवध का नवाब नियुक्त किया। इसका मतलब कहीं ना कहीं मुगल ये मानते थे कि अवध हमारा ही हिस्सा है। ठीक है ना, अवध हमारा ही हिस्सा है, और अवध भी ये मानता था कि हम मुगल साम्राज्य के अंतर्गत है। भले हम नवाब कहलाते हैं, भले हम अपनी हुकूमत और शासन यहाँ चलाते हैं, लेकिन हम कहीं ना कहीं मुगल साम्राज्य के अंतर्गत है और हमें उनका सपोर्ट करना है। अब आप समझिए कि समय समय पर अवध के नवाबों ने, जैसे सआदत खां पहला नवाब था, तो सआदत खां ऐसा क्या हुआ होगा कि सआदत खां जो कि अवध का पहला नवाब है, उसने मुगलों के खिलाफ नादिर शाह का साथ दिया। तो इसीलिए तो साथ दिया ताकि मुगलों को नादिर शाह कमजोर कर दे, और बाकी तो नादिर शाह लुटेरा था, उसे यहाँ से एक न एक दिन जाना ही था। ठीक है ना, हाँ जी भैया, तो यहाँ से एक न एक दिन जाना ही था, तो उसने इसलिए नादिर शाह को उकसाया कि तुम दिल्ली पर आक्रमण करो। लेकिन फिर उसे गलती का अपने एहसास हुआ, इसलिए तो दिल्ली बुलाने पर नहीं गया और जहर खाकर आत्महत्या कर ली। हो सकता है वो सोचा हो कि दिल्ली जाऊंगा तो नादिर शाह मुझे भी मार देगा, या वो ये सोचा हो कि दिल्ली किस मुंह से जाऊं, मेरे अपने लोग क्या कहेंगे। बात खुल गई है अब तो, ठीक है, जग जाहिर हो गया है कि मैंने नादिर शाह को दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए प्रेरित किया। लोग क्या कहेंगे, मेरी बेइज्जती होगी, मैंने अपनी मातृभूमि के साथ दगाबाजी की, जो भी उसके दिमाग में आया हो। ठीक है ना, हाँ जी भैया, ठीक, तो वो चीज है। अच्छा फिलहाल आप समझिए कि भाई सआदत खां या बुरहानुल मुल्क के बाद अगला जो नवाब हुआ, ठीक है, सफदरजंग, इसे जब
आपको यही 3 पॉइंट यहाँ पर याद करने हैं, ठीक है? ये 3 पॉइंट आप नोट करेंगे और याद करेंगे, ठीक है? ये 3 पॉइंट आप नोट करेंगे और याद करेंगे कि भाई किस, अब देखिए क्वेश्चन कैसे आएगा वो भी सुन लीजिए। ऐसे समझ सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि अवध के किस नवाब को मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला द्वारा, अवध के किस नवाब को मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला द्वारा अवध का नवाब नियुक्त किया गया। दूसरा, किस मुगल शासक द्वारा अवध के, किस मुगल शासक द्वारा अवध के नवाब सफदरजंग को अपना वजीर बनाया गया। ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है। तो दोनों ही तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है? दोनों ही तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। खैर, सुजाउद्दौला की बात कर लेते हैं। पानीपत युद्ध में अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया था, ये पॉइंट हमने पहले बता दिया है। बनारस की संधि, ठीक है? बनारस की संधि मतलब क्या हो गया भाई? बनारस एग्रीमेंट कह लीजिए, ठीक है? ट्रीटी ऑफ बनारस, ठीक है? तो बनारस की संधि वॉरेन हेस्टिंग के साथ की थी, ठीक है? बक्सर का युद्ध, बक्सर का युद्ध लड़ा। इलाहाबाद की संधि 1765 में अंग्रेजों के साथ हुई, ये तो आपको डिटेल में बताया जा चुका है, ठीक है? रुहेलखंड को जीतकर अवध का हिस्सा बनाने वाला कौन था, तो ये भी याद करना है। और इलाहाबाद तथा कड़ा 50 लाख में नवाब ने खरीद लिया, जो इसने 1765 में दिया था। अब इसमें देखो, पहले समझो, याद करने वाली बात तो सेकेंडरी है, पहले समझना है। पानीपत युद्ध में अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया, भाई इसको समझने के लिए क्या करोगे या याद करने के लिए क्या करोगे? दिमाग पर ऐसे जोर डालो कि पानीपत का युद्ध में अवध ने किसका साथ दिया? अहमद शाह अब्दाली का। आप दिमाग पर ऐसे जोर डालिए कि क्यों साथ दिया होगा, ऐसे जोर डालिए कि क्यों साथ दिया होगा। तो पानीपत का तीसरा युद्ध किसके किसके बीच हुआ? मराठों और अफगानों के बीच में। अच्छा, मराठों और अफगानों में से अवध ने ज्यादा उचित समझा, सुजाउद्दौला ने ज्यादा उचित समझा कि हमें अफगानों का साथ देना चाहिए। इससे दो फायदे हैं। अवध ने अहमद शाह अब्दाली या अफगानों का साथ इसलिए दिया क्योंकि एक तो अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण से बच जाएंगे और दूसरा, इससे मराठी कमजोर पड़ गए तो हमारे खिलाफ ये कार्रवाई नहीं करेंगे। मतलब एक्चुअली क्या है कि अवध से भी मराठों की दुश्मनी थी ना, तो अवध और मराठों की दुश्मनी थी, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, तो उसमें कोई जरूरी की बात तो है, मतलब ऐसी कोई डाउट की बात तो है नहीं, ठीक है? बाकी बनारस की संधि 1773 में की थी, जिसके तहत समझिए, जिसके तहत क्या हुआ था? बनारस अंग्रेजों को दे दिया, बनारस अंग्रेजों को दे दिया था, ठीक है ना? बक्सर के युद्ध के बाद इलाहाबाद की संधि हुई, तो याद है? ये देखिए, इलाहाबाद की संधि में यही तो हुआ था। इलाहाबाद की संधि में जो अवध के नवाब सुजाउद्दौला थे, इन्होंने क्या किया? इन्होंने जो इलाहाबाद है ये उठाकर अंग्रेजों को दे दिया था ना, और अंग्रेजों ने वो इलाहाबाद उठाकर मुगलों को दे दिया था। लेकिन फिर फाइनली 1765 है ना, में जो दिया गया इलाहाबाद था, उसे वापस 50 लाख रुपए देकर खरीद भी लिया। हालांकि ये वाला पॉइंट याद करने की उतनी ज्यादा जरूरत नहीं है। ये रुहेलखंड वाला क्षेत्र देखा है? रुहेलखंड का मतलब क्या है? उत्तर प्रदेश का जो बरेली, बदायूं और उसके आसपास का इलाका है, इसे उस जमाने में रुहेलखंड कहा जाता था, ठीक है ना? तो सिंपल से पॉइंट्स है, जरा ये भी देख लेते हैं। आसफुद्दौला, ठीक है? 1775 से 1797 राजधानी फैजाबाद से लखनऊ स्थानांतरित। तो ये क्वेश्चन तो बहुत पूछा जाता है कि लखनऊ को राजधानी किसने बनाई? नहीं, आप बुंदेलखंड नहीं, बुंदेलखंड अलग है और रुहेलखंड अलग है। जो उत्तर प्रदेश का मध्य प्रदेश से सटा हुआ इलाका है, झांसी, ललितपुर, महोबा, चित्रकूट, जालौन, ठीक है? ये वाला जो इलाका है इसको कहते हैं बुंदेलखंड। और उत्तर प्रदेश का जो उत्तराखंड से सटा हुआ इलाका है, बरेली, बुलंदशहर, बदायूं वाला, उसको कहते हैं रुहेलखंड। तो दोनों में डिफरेंस है, रुहेलखंड अलग है, बुंदेलखंड अलग है, दोनों एक नहीं है, ठीक है ना? हाँ बिल्कुल, ठीक है? तो भैया आसफुद्दौला है जिसने राजधानी लखनऊ को बनाई। दूसरी बात, फैजाबाद की संधि 1775 में नवाब ने बनारस पर अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्वीकार कर ली, ठीक है? हालांकि एक बात समझिए, आप जो पेपर देने जा रहे हैं उसमें डिटेल में ये वाले पॉइंट्स ऑफ फैक्ट नहीं आते। जैसे आप कहते हैं सर यूपीएससी लेवल की तैयारी हो जा रही है, नहीं, यूपीएससी लेवल की तैयारी या सिविल की तैयारी उसे कहते हैं जब आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछे कि फैजाबाद की संधि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है या है। ये हुआ सिविल वाला क्वेश्चन, आईएसपीसीएस वाला क्वेश्चन। एनटीपीसी वाला क्वेश्चन क्या हुआ? एनटीपीसी वाला क्वेश्चन बस इतना हुआ कि फैजाबाद की संधि कब हुई थी? 1775। या बहुत होगा तो पूछ लेगा कि किसके बीच हुई थी? तो अवध तथा अंग्रेजों के बीच, खत्म। बस इतनी सी बात है, समझ रहे ना? बस इतनी सी बात है। रुहेलखंड, आज के टाइम में रुहेलखंड को लेकर क्या कंफ्यूज हो रहा हूं? रुहेलखंड मतलब यूपी का बरेली, बदायूं, बुलंदशहर और उसके आसपास का क्षेत्र जो उत्तराखंड बॉर्डर के नजदीक है। बरेली, बदायूं, बुलंदशहर, है ना? और उसके आसपास का इलाका, ठीक है ना? बघेलखंड जो सोनभद्र वाला इलाका है, बघेलखंड का मतलब जो उत्तर प्रदेश का सोनभद्र और मध्य प्रदेश का थोड़ा बहुत इलाका है, उसको मिलाकर बघेलखंड कहते हैं। तो बघेलखंड यूपी और एमपी दोनों में है, और बुंदेलखंड भी यूपी एमपी दोनों में है, ठीक है ना? अच्छा, रूपाली जी बरेली से, अच्छा, ठीक है। रुहेलखंड विश्वविद्यालय भी है वहां, ठीक है? ये बात समझ पा रहे हैं, ठीक है? कि कैसे क्वेश्चन का डिफरेंस है। तो कोई आगे से ये नहीं परेशान होगा कि आईएएस लेवल की तैयारी कर रहा हूं, ठीक है? अब डिफरेंस सोचो, देखिए एक बात से आप सहमत भी होंगे कि पहले जो आईएएस के क्वेश्चन बनते थे, अब वो एनटीपीसी, आरपीएफ, एसआई, ठीक है, या फिर अन्य जो इस तरह के एग्जाम होते हैं एसएससी वगैरह के, है ना? इस तरह के पेपर में आगे लगे। लेकिन अब वो क्वेश्चन आईएएस में नहीं आते। आईएएस वाले जो क्वेश्चन रिटायर हो गए, ठीक है, वो अब यहाँ आते हैं। ये सच्चाई है। और अब आईएएस के क्वेश्चन का लेवल बहुत बदल चुका है। अब एक बात बताओ, क्या आपने कभी ये सच्चाई पता करी कि आईएएस की तैयारी करने वालों का 40 से 45%, मतलब जितने उसके टोटल पूर्णांक होते हैं, टोटल होता है, उसका 40 से 45% लाने वाले भी सेलेक्ट हो जाते हैं, और 55% लाने वाले तो टॉप कर जाते हैं। लेकिन आप जरा सोच के देखो, एनटीपीसी में अगर आप टोटल जो मार्क्स हैं उसके आधे ले आओगे तो सेलेक्ट हो पाओगे? 50-55% में सेलेक्ट हो पाओगे? सोच के देखो, अपने आप से पूछ के देखो, हो पाओगे सेलेक्ट? जितने परसेंटेज लाने पर आईएएस वाले टॉप कर जाते हैं, उतने पे तो आपका सिलेक्शन भी नहीं होगा। तो ये डिफरेंस है, ठीक है, आईएएस और एनटीपीसी के एग्जाम में। इसलिए इस डाउट में, इस उठापटक में बिल्कुल मत रहिए कि आपका जो जीके जीएस का सिलेबस हम लोग पढ़ा रहे हैं वो पीसीएस लेवल का हो रहा है, आईएएस लेवल का हो रहा है। सच्चाई जो है उसी में रहिए, नहीं तो पता चलेगा मान लीजिए हम कहीं जगह नहीं उस लेवल का हो रहा है, फिर आप कहोगे चलिए हम पीसीएस देंगे, फिर भटक जाओगे। फिर आप एनटीपीसी से भटक जाओगे, फिर कहोगे सब पीसीएस की ट्राई कर लेते हैं, फॉर्म भर देते हैं, पेपर दे आएंगे। तो पेपर दे आओ, लेकिन ठीक है, पहले एनटीपीसी का टारगेट है, उसको निकाल लो, सिलेक्शन ले लो, एक नौकरी हो जाए, फिर आगे मन करे तो पीसीएस आईएएस वगैरह तैयारी कर लेना। हाँ, ये है कि एक अच्छा बेस आपका हम लोग तैयार करा दे रहे हैं जीके जीएस का, कि आगे अगर आप में से कोई तैयारी भी करना चाहे आईएएस पीसीएस की, तो परेशान नहीं होना होगा, ज्यादा आराम से हो जाएगा, ठीक है? मतलब आराम से तैयारी कर पाएगा, फ्रस्ट्रेट नहीं होगा कि यार कैसा सिलेबस है, कितना पढ़ूं, ठीक है? फ्रस्ट्रेट नहीं होगा, बेसिक क्लियर रहेगा उसका, ठीक है? चलिए बाकी क्वेश्चन का क्या है? क्वेश्चन तो ऐसे खतरनाक पूछ लेते हैं ग्रुप डी वाले पेपर में। ग्रुप डी तो चलो ठीक है, एसएससी एमटीएस का पेपर उठा के देख लो, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं आपको लगेगा कि बाप रे, रहने दे भाई, नौकरी नहीं देना है मत दे, लेकिन ऐसा क्वेश्चन क्यों पूछ रहा है? तो उससे कहां भाग पाओगे? खैर, आसफुद्दौला ने लखनऊ को राजधानी बनाई, फैजाबाद की संधि करी, याद करेंगे, बड़ा इमाम बाड़ा बनवाया, और क्या करा भैया? और एक जो है रूमी गेट बनवाया, रूमी गेट जिसे तुर्किश गेट भी कहते हैं, ठीक है? रूमी गेट भी कहते हैं, इसे तुर्किश गेट भी कहते हैं, ठीक है? रूमी गेट भी कहते हैं, तुर्किश गेट भी कहते हैं। सादत अली खान, ठीक है? तो सादत अली खान इलाहाबाद अंग्रेजों को दे दिया, 1801 में सहायक संधि स्वीकारी। तो यहाँ से केवल एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि 1801 में जब वेले जंग द्वारा शुरू की गई अंग्रेजों की सहायक संधि को अवध ने स्वीकार किया, उस समय अवध का नवाब कौन था? ठीक है, ये सादत अली खान है, ठीक है? ये सादत अली खान है, जो पहला वाला था सादत खान, उससे आप कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन सादत खान अर्थात बुरहानुल मुल्क अलग है और
ये अलग है, ठीक है ना, ये अलग है, इसको अलग ही रखिएगा, ठीक है ना। इसको मोहम्मद अली के नाम से भी जाना जाता है, तो इसे आप मोहम्मद अली भी कह सकते हैं, ठीक है, मोहम्मद अली या सादत अली खान, ठीक है ना। चलिए आइए आगे बढ़े। नसीरुद्दीन मोहम्मद अली, ठीक है, नसीरुद्दीन मोहम्मद अली, अच्छा इसको मोहम्मद अली नहीं कहते, मोहम्मद अली ये जो नसीरुद्दीन मोहम्मद अली आप देख रहे हैं, इसने क्या किया था, छोटा इमाम बाड़ा बनवाया था। तो लखनऊ में जो छोटा इमाम बाड़ा है वो इसने बनवाया, लखनऊ का जो छोटा इमाम बाड़ा है वो इसने बनवाया। तो छोटा इमाम बाड़ा मोहम्मद अली ने बनवाया था और बड़ा इमाम बाड़ा पहले बता चुके हैं कि आसफुद्दौला ने बनवाया था। अमजद अली खान है, उसके बाद फिर वाजिद अली शाह है। तो वाजिद अली शाह के बारे में फिर बातें याद रखनी है कि अवध के अंतिम नवाब है और इन्हीं के समय में डलहौजी ने 1854 में जेम्स आउटरम की रिपोर्ट के आधार पर कुप्रशासन का आरोप लगाया और 1856 में अवध को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया, है ना, और वाजिद अली शाह को ले जाकर कलकत्ता में नजरबंद कर दिया। अच्छा टाइम नहीं मिल रहा है, टाइम देखो निकालो, 6 घंटे की क्लास के बाद क्यों नहीं टाइम मिल रहा भाई? अगर हम 6 घंटे की क्लास डेली आपको दे रहे हैं कुल मिलाकर सुबह से शाम तक, तो 6 घंटे आपने क्लास पढ़ ली। चलिए हम और 6 घंटे की क्लास के साथ साथ आपने नोट्स भी बना लिया, ठीक है। इमाम बाड़ा एक्चुअली में एक त्योहार होता है मुस्लिमों में, तो इस्लाम धर्म में, मुस्लिम धर्म में एक त्योहार होता है, ठीक है, शायद मुहर्रम का होता है या कोई और होता है, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है। उसमें क्या होता है कि ताजिया निकाला जाता है। क्या किया जाता है? ताजिया निकाला जाता है। तो उस समय में बड़ा इमाम बाड़ा बनवाया गया या बाद में छोटा इमाम बाड़ा बनवाया गया। तो वो जो ताजिया निकाले जाते हैं उस ताजिया को कहां पर रखा जाए एक जगह पर, और जो भी है ना उससे संबंधित वही परंपराएं हैं उसका निर्वहन किया जाए, उसके लिए इमाम बाड़ा बनवाया गया था, ठीक है ना। अजय भैया उसके लिए इमाम बाड़ा बनवाया गया था। हाँ तो मैं क्या बता रहा था, हाँ मैं ये बता रहा था कि देखो आप में से बहुत सारे लोगों को इस बात का डाउट है। अब देखिए अगर हम क्लासेस की बात करें, जैसे हम सुबह से शाम तक जो विभिन्न सब्जेक्ट्स आपको दे रहे हैं, मैथ है, रीजनिंग है, जीएस है और जो भी सब्जेक्ट है, तो आपको मान लीजिए 6 घंटे की क्लास हम दे रहे हैं, ठीक है। एक थोड़ा सा भी समझ लो, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं। 6 घंटे की क्लास हम आपको दे रहे हैं, आप में से बहुत सारे लोग हैं जो क्लास के साथ ही नोट्स बना ले रहे हैं, बना ले रहे हैं, बताओ यस या नो? 6 घंटे की क्लास हम आपको दे रहे हैं, तो आप में से बहुत सारे लोग हैं, ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो क्लास के साथ ही नोट्स बना ले रहे हैं। लेकिन फिर भी चलिए हमने मान लिया कि आप नोट्स बनाने के लिए, ठीक है, अपने आप को अलग से भी समय देते हैं, आपको समय देना पड़ता है, तो हम कितना मान लें? चलिए भैया बताइएगा कमेंट करके, तुम्हारी सारी है क्या? ये जो बात कर रहे थे इसको कंप्लीट कर लें क्योंकि बहुत सारे लोगों का डाउट है और दिक्कत है। देखिए हम कह रहे हैं कि हम आपको सुबह से शाम तक मैथ, जीके, जीएस, रीजनिंग, साइंस लगभग 6 घंटे की क्लास दे रहे हैं। तो ज्यादातर लोग 6 घंटे की इसी क्लास के दौरान नोट्स पर, देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। तो हम ये जो बता रहे थे, हमने कहा ठीक है कि क्लासेस आपको लगभग 6 घंटे की मिल रही है डेली, ठीक है। नोट्स आप 3 से 4 घंटे बनाने में दे रहे हैं, तो 9 से 10 घंटे का समय आप दे रहे हैं, ठीक है। और इसके बाद अब आपके पास आता है रिवीजन, ठीक है, रिवीजन, ठीक है। तो ये बताइए कि क्या आप रिवीजन के लिए ज्यादा नहीं, क्या आप रिवीजन के लिए 2 से 3 घंटे का समय नहीं दे पाएंगे? बहुत है। तो आपने 6 घंटे क्लास करने के लिए 3 से 4 घंटे नोट्स बनाने के लिए और रिवीजन करने के लिए 2 से 3 घंटे दिया, क्योंकि आप जो डेली क्लास पढ़ते हैं, है ना, 1 घंटे की क्लास मान लीजिए, जैसे हमने आपको पढ़ाई अभी 1 घंटे की क्लास, जब आप इस 1 घंटे की क्लास का नोट्स अच्छे से बना लेंगे, क्लास के दरमियान कुछ बनाएंगे और कुछ अलग से समय देकर बनाएंगे, तो इस 1 घंटे की क्लास का रिवीजन करने में आप सोचो कितना समय लगेगा? ज्यादा से ज्यादा आधे घंटे तो लगेगा, ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। तो इस हिसाब से 2 से 3 घंटे में 6 घंटे वाली क्लास का जो आप नोट्स बना चुके हैं उसका रिवीजन आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो कितने घंटे हो गए? अब ये 9 से 10 से हो गया 12 से 13 घंटे, ठीक है। मान लेते हैं कि तकरीबन आप आधे से 1 घंटे का समय जो हम लोग क्विज कराते हैं उसको देने में भी लगाएंगे। तो क्या एक छात्र को जो केवल शुद्ध रूप से छात्र है वो डेली 13-14 घंटे नहीं पढ़ सकता? 13-14 घंटे भी कहां हुआ, 12 से 13 घंटे ही तो हुआ। तो क्या आप डेली 12 से 13 घंटे नहीं पढ़ेंगे? क्या आप 12 से 13 घंटे डेली नहीं पढ़ेंगे? तो 12 से 13 घंटे तो आप डेली पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, क्या समस्या है? और अगर आपके पास समय है तो आप YouTube की क्लास जो प्रैक्टिस कराई जाती है उसमें भी 1-2 घंटे क्लास कोई पढ़ लीजिए, तो आपका ये समय 14 से 15 घंटे हो जाएगा, यही तो होगा। ये समय 14 से 15 घंटे हो जाएगा, यही तो होगा, इससे ज्यादा नुकसान तो कुछ नहीं होगा। तो अगर 24 घंटे में आप 14-15 घंटे पढ़ने के लिए दे रहे हैं, उसके बाद भी आपके पास 9 घंटे का समय बचता है, 9 घंटे का। उस 9 घंटे में आप आराम से 6 घंटे सो लीजिए, 1-1.5 घंटे अपना खाना पीना बनाइए, खाइए पीजिए, मौज मस्ती करिए, और 1-1.5 घंटा बच रहा है उसमें भी कुछ और चीजें आप कर सकते हैं। अब अगर आप चाहे तो इसमें से बहुत सारी चीजों में टाइमिंग बचा सकते हैं, जैसे नोट बनाने में अगर अलग से 3 से 4 घंटे दे रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा उसको कम कर सकते हैं, हम धीरे-धीरे 2 घंटे कर लीजिए, 1 घंटे कर लीजिए, 1.5 घंटे कर लीजिए, तो समय बच जाएगा। रिवीजन थोड़ा जल्दी-जल्दी कर लेते हैं तो यहाँ से भी समय बच जाएगा। YouTube की क्लास को कभी लाइव में देखकर बाद में स्पीड में लगा के देख लिया, 1.5 पर या 2 पर, ठीक है, तो वहां भी आपकी 1 घंटे की क्लास आधे घंटे में खत्म हो गई। तो कुछ इस तरह से चीजें कर सकते हैं, ठीक है, जो शुद्ध रूप से छात्र है, ठीक है, और जो कहीं जॉब वगैरह कर रहे हैं, टाइम बहुत ज्यादा नहीं दे सकते हैं, तो वो अपना टाइम को मैनेज करेंगे और इन्हीं में से समय बचाकर आगे चीजों को लेकर चलेंगे। तो फिलहाल यहाँ ध्यान दीजिए, इस टॉपिक को हम खत्म कर लेते हैं। अब मैं एक जिम्मेदारी आपको दे रहा हूँ, क्या कि भैया ये अवध वाला पूरा मामला खत्म हुआ, ठीक है। वाजिद अली शाह अंतिम नवाब थे और वाजिद अली शाह के समय में ही अंग्रेजों ने अवध को हड़प लिया और वाजिद अली शाह को उठाकर क्या किया, कलकत्ता में नजरबंद कर दिया, ठीक है। वाजिद अली शाह के बाद ब्रिटिश कादिर का नाम आता है, ठीक है। हालांकि वाजिद अली शाह अवध के अंतिम नवाब माने जाते हैं। ब्रिटिश कादिर वाला मामला ये है कि 1857 की क्रांति जो हुई, ठीक है ना, 1857 की जो क्रांति हुई है, इस क्रांति को लखनऊ से जिस बेगम हजरत महल ने लीड किया था, ये बेगम हजरत महल कौन है? ये वाजिद अली शाह की पत्नी है। ये वाजिद अली शाह की क्या है? पत्नी है। और वाजिद अली शाह के पुत्र कौन है? तो ये भैया पुत्र है, ठीक है। तो बेगम हजरत महल ने लखनऊ से क्रांति को लीड किया अपने बेटे को नवाब घोषित करके, ठीक है ना। हाँ जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया तिवारी जी, शानदार, कमाल कर दिया एकदम, ठीक है। चलिए ठीक है, तो यहाँ तक का मामला कंप्लीट हुआ। इसके बाद देखिए हैदराबाद के बारे में थोड़ी बहुत बातें लिखी है, ठीक है। मैं स्टार लगा देता हूँ, केवल एक पॉइंट याद कर लीजिएगा कि हैदराबाद राज्य की स्थापना किसने की थी, वो पहले हमने आपको बता दिया है, और बाकी पॉइंट आप पढ़ लीजिएगा, याद रहे तो भी ठीक है, ना याद रहे तो भी ठीक है, ठीक है ना। तो हैदराबाद के बारे में ये पहली वाली लाइन आपको याद रखनी है, उसके बाद वाली याद होती है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है, छोड़ देंगे। मैसूर की बात करें तो देखिए मैसूर से जो क्वेश्चन आते हैं, हैदर अली से क्वेश्चन आता है और या तो फिर टीपू सुल्तान से क्वेश्चन आता है, ठीक है। पॉइंट्स लिखे हैं लेकिन पॉइंट्स उतने जरूरी नहीं है, पॉइंट छोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप आंग्ल मैसूर युद्ध अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। आंग्ल मैसूर युद्ध में क्या करना है भाई, ये याद करना है कि पहला आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ, 1767 से 1769। इस समय मैसूर का शासक कौन था? हैदर अली। बंगाल का गवर्नर कौन था? वेरेलस्ट। इस युद्ध का अंत कैसे हुआ? मद्रास की संधि से। इसमें विशेष क्या है, हैदर अली दक्षिण भारत का प्रथम शासक था जो अंग्रेजों से पराजित नहीं हुआ, या अंग्रेजों को हराने वाला पहला भारतीय राजा कौन था? यही था, ठीक है। अच्छा आगे, आंग्ल मैसूर युद्ध दूसरा वाला 80 से 84,
ठीक है। दूसरे वाले में हुआ था बराबरी, ना किसी की जीत हुई ना किसी की हार हुई, ठीक है। तीसरे वाले में तो पहला और दूसरा प्रॉपर लिखा है हिंदी इंग्लिश दोनों में, ठीक है। अच्छा आगे तृतीय तीसरा जो युद्ध है वही 1790 से 92 में हुआ। टीपू सुल्तान इस समय मैसूर का शासक था, कार्नवालिस गवर्नर था। श्रीरंगपट्टनम की संधि से इस युद्ध का अंत हुआ था और टीपू सुल्तान की स्थिति इसमें कमजोर हो गई और या यूं कह लीजिए कि टीपू सुल्तान की हार, टीपू सुल्तान की हार। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में हुआ। टीपू सुल्तान इसमें मैसूर का शासक था, वेलिजली इस समय गवर्नर जनरल था, है ना। सहायक संधि, ठीक है, मैसूर को सहायक संधि स्वीकारनी पड़ी थी, ठीक है। इसी युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई, पुनः मैसूर में वाडियार वंश स्थापित हो गया। अब आपके दिमाग में थोड़ा सा आ सकता है कि ये वाडियार वंश क्या है। तो जो हैदर अली था टीपू सुल्तान के पिताजी, हैदर अली इसी वाडियार वंश के अंतर्गत हुआ करते थे, एक नॉर्मल सैनिक, ठीक है। तो वाडियार वंश को खत्म करके हैदर अली ने यहाँ पर अपना राज कायम किया था, ठीक है। तो जब मैसूर के हैदर अली और फिर टीपू सुल्तान की कहानी खत्म हुई, अंग्रेजों ने यहाँ पर सहायक संधि थोप दी, तो अंग्रेज डायरेक्टली शासन करना नहीं चाहते थे मैसूर पर, तो मैसूर पे नाम मात्र का राजा बिठा दिया, वही पहले वाला वाडियार वंश, ठीक है ना। तो वही चीज है, ठीक। अच्छा और इसमें क्या हुई, टीपू की मृत्यु हुई, कहानी खत्म हुई। तो सारी चीजें क्लियर है और आई होप ये पूरा आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ गया। ध्यान आपने दिया होगा, नोट्स बना लीजिएगा, कोई पॉइंट दिक्कत करे तो आप अगली क्लास में पूछ लीजिएगा। कुछ इस बार जो डाउट्स आपके आए थे वो सारे डाउट्स हम नहीं करा पाए थे, ठीक है। बीच में क्लास इमरजेंसी में छोड़नी पड़ी थी कुछ कारणों से, उसको हम अगले वाले डाउट सेशन में पुराने वाले क्वेश्चन